डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर सर पर। आज का यह वीडियो जो है वो मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए है। गृह विज्ञान का जो उनका विषय होता है तो 12th के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके अति लघु में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन बालिकाओं के लिए जो जिन्होंने गृह विज्ञान को लिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए, गृह विज्ञान में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रश्न आता है तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि संतुलित आहार का क्या अर्थ है, या संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा व अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों। वास्तव में अगर देखा जाए तो संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधित आवश्यकता को पूरा करता है। देखिए, इतनी महंगाई है, उतनी महंगाई में हर चीज़ों का खा पाना बहुत ही दुर्लभ है। तो क्या होता है उसमें, जब आपको नियमित रूप से हर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो कुछ ऐसे आहार की ज़रूरत होती है बाद में कि हाँ, आपको ये विटामिन चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, आपको खनिज चाहिए, आपको पोषक तत्व चाहिए। तो उन चीज़ों को मिलाकर एक ऐसा खाद्य सामग्री तैयार किया जाता है जिसको संतुलित आहार का हम लोग नाम देते हैं। जैसे संतुलित आहार में मुख्य रूप से आपकी साग सब्जियाँ हो गई, मुख्य रूप से हरी, और उसके साथ ही साथ जो फल वगैरह हो गए आपके, और कुछ महंगे पदार्थ भी खाद्य सामग्रियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग संतुलित आहार के रूप में मुख्य रूप से देखते हैं, जिनमें हम लोग को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, खनिज मिलता है, विटामिन मिलता है और सभी पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न जो है आपका, देखिए, गृह विज्ञान का है, लेकिन है यह बायोलॉजी का पार्ट। प्रश्न कुछ ऐसा है, दूसरा प्रश्न, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस पहुंचाता है। यही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाता है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक जलाता है उसे, तो उसे हम लोग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आप याद रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त कोशिकाओं, जिसे हम लोग आरबीसी हम लोग कहते हैं, रेड ब्लड सेल जिसे कहा जाता है, तो का वह भाग जिसमें ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर ही देखा जाए तो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं, जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं हम लोग, तो ये मुख्य रूप से इनका जीवन काल जो होता है तो इतना लगभग 120 दिनों का जो इनका जीवन काल। तो हीमोग्लोबिन की बात जो हो रही है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो रहता है तो उसी के अंदर ये ऑक्सीजन मिलता है हम लोग को, जो कि आप बताया गया कहाँ से, फेफड़ों से ऊतकों तक, फिर ऊतकों से वापस फेफड़ों तक। ये सर्कुलेशन जो होता है वो नियमित रूप से चलता रहता है। तो यही मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, शिशु मृत्यु से आप क्या समझते हैं, या शिशु मृत्यु दर क्या होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशुओं की संख्या है। जैसे कहा गया कि अब 1200 लोग जन्मे हैं तो 200 पता चला कि वो पहले से ही मरे हुए पैदा हुए हैं, तो उनसे मतलब नहीं है। जो 1000 आपके जन्मे हुए बच्चे हैं, ठीक है, अब उन 1000 बच्चों में से 1 वर्ष तक के अंदर वे बच्चे जो कि किसी कारणवश वो 1 वर्ष को क्रॉस नहीं कर पाते, उससे पहले ही वो मर जाते हैं। 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 7 महीने के बाद कोई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, कोई दिक्कत हो जाता है जिसकी वजह से वो बच्चे गुजर जाते हैं, तो उन्हें ही हम लोग कहते हैं। यानी उस 1000 जीवित बच्चे में कितने बच्चे जो हो गए आपके मर गए, से 400 बच्चे गुजर गए, तो 400/1000 जो हो जाएगा आपका वो शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। नहीं, 1000 में 400 बच्चे जो हो गए आपके क्या कर गए, समाप्त हो गए, 1 वर्ष या इसके कम उम्र में या समाप्त हो गए। अगर बात करें हम लोग शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, क्या होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिलती है। अगर परंपरागत रूप से अगर हम लोग बात करें ना, तो दुनिया भर में जो शिशु मृत्यु दर का सबसे जो आम कारण है वो दस्त से हुआ निर्जलीकरण होता है। जब दस्त होता है बच्चे को, जैसे हम लोग उल्टी वगैरह होता है या पैखाना बाथरूम करते हैं, जब बच्चा पैखाना करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके बॉडी का जो पूरा का पूरा जो जल होता है वो निकल जाता है, निर्जलीकरण होता है। तो ज़्यादातर जो होता है मौतें छोटे बच्चों की इसी कारण से होती हैं। यानी दस्त से हुआ निर्जलीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से शिशु मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार है। तो प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष या इससे कम के उम्र में मरे हुए बच्चों की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शिशु मृत्यु दर।
आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे। देखिए इन सभी विषयों को जानना क्यों होता है, होम साइंस जो दिलाया जाता है, तो देखिए मुख्य रूप से बालिकाओं के लिए होता है। देखिए उनको गृहिणी का कार्य होता है, तो गृहिणी कार्य में इन सभी चीज़ों का उनको ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए उनके सिलेबस में ये सभी चीज़ों का देखिए जो पढ़ाई है वो कराया जाता है, ताकि उनको भविष्य में इनका लाभ मिल सके। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं? वास्तव में आपदा तो आप जानते हैं किसी प्रकार की वही दुर्लभ गंभीरता ही आपदा कहलाती है। तो एक आपदा की दुर्लभ गंभीरता को राष्ट्रीय आपदा तब हम लोग कहते हैं जब यह राज्य की 1/3 आबादी को प्रभावित करती है। जब राज्य की 1/3 आबादी को मतलब हो गया यदि 100 लोग हैं, तो यदि 33 से 35 लोग यदि प्रभावित हो चुके हैं तो उसे हम लोग राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड जो चक्रवात आया हुआ था जिसका नाम हुदहुद था, फ्लैश बाढ़, जो पहले उसे बाढ़ का नाम दिया गया था, बाद में जब उसने 1/3 से अधिक जनसंख्या को प्रभावित कर दिया तो उसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित कर दिया गया। यानी बाद में इसे गंभीर प्रकृति की आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया। नहीं, वास्तव में ये जो है यह राष्ट्रीय आपदाओं में से एक है। और ये जो आया हुआ था अभी हाल ही में उत्तराखंड का जो चक्रवात था हुदहुद, ठीक है, इससे आप इस एग्जाम्पल को इजीली आसानी से समझ सकते हैं। यानी कहीं पर भी अगर राज्य की 1/3 आबादी यदि उस आपदा से प्रभावित होती है, उस गंभीरता से प्रभावित होती है, दुर्लभ गंभीरता से, तो उसे हम लोग राष्ट्रीय आपदा का नाम दे देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, और ये आज के इस सेशन का हम लोग का आखिरी प्रश्न भी है। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसे एकदम आग की तरफ फैला दीजिए, और जितना ही ज़्यादा शेयर करते हैं आप, तो आपको भी अच्छी चीज़ें शेयर करने को दूसरा कोई आपको भी अच्छी चीज़ें शेयर करेगा। इसलिए देखिए आपकी तैयारी और बेहतर होगी। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, शिशु का भार क्यों ज्ञात करते रहना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके होम साइंस के पेपर के लिए। देखिए शिशु की आयु जब बढ़ती है तो साथ ही साथ क्या होता है, उसकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र गति से बढ़ती है। भाई उम्र बढ़ रहा है तो उसकी शारीरिक वृद्धि भी हो रही है। इस वृद्धि के कारण उसकी भूख भी बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जब वृद्धि होगी, सब बॉडी का शरीर होगा, तो जो आज 2 ग्राम 10 ग्राम कोई खाता था तो 50 ग्राम खाएगा, 50 ग्राम खाता था तो वो 60 ग्राम खाएगा। तो उसकी जब भूख में वृद्धि हो रही है, जब भूख में वृद्धि होगी तो जिससे उसे अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। अब ये पोषण चाहिए उसे कहाँ से, तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? ये शिशु के भार से ही हमें पता चलता है कि हाँ अब बच्चे का विकास हो रहा है, उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है और इसको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत चाहिए। तब उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, हम लोग चीज़ों का अनुमान लगाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे हम लोग कोई फंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होता है आपका, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जैसे कहा गया कि 400 लोगों का हमें बनाना है, 400 लोगों को चावल बनाना है। तो 400 लोगों को चावल का मतलब हो गया कि एक निश्चित अनुपात बनाया जाता है। नहीं, हाँ इतने लोग हैं तो इतना चावल ये लगेगा। तो उसी प्रकार से क्या इनका अनुमान भी जरूरी है। इसीलिए शिशु का भार भी नियमित रूप से ज्ञात करते रहना चाहिए। वीडियो मैंने पहले भी आपको बताया, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही बेहतर होगा। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए लग जाइए।